दिल्ली से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी मौजूद हैं। जितेंद्र, स्टूडियो में चर्चा लगातार जारी है, पक्ष विपक्ष दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आम जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो किस तरह से पार्टी से जुड़ती नजर आ रही हैं, इस मुहिम से जुड़ती नजर आ रही हैं? कुछ असर हो भी रहा है या नहीं? बिल्कुल समीर, सबसे पहले एक सज्जन जो है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाए थे, तो उनकी गलतफहमी दूर कर दूं इसलिए मैंने सड़क को चुना, किसी गली मोहल्ले कस्बे में नहीं गया। और ये महिलाएं वो हैं जो रैंडमली मुझे मिली हैं पाक से आती हुई। सबसे पहले छात्रा की बात कराता हूँ जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी ही नहीं है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? तूबा ज़हरा रिजवी। आप 12वीं की छात्रा हैं जी। कुछ बदलाव हुआ है इस मोदी रिजीम में आपके जीवन में? जी, जैसे महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 18 से 21 साल कर दिया शादी की एज, और शिक्षा में बहुत योगदान दिया है। आप किसी पार्टी से तो नहीं जुड़ी हैं? नहीं। बिल्कुल, देखिए आपने सुना और भी महिलाएं। आप बताइए आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मेरा नाम नाज़िया मिर्ज़ा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज से मैं आई हूँ और एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। जैसे 3 तलाक का विषय था, जैसे बिना आदमी के हम हज पे नहीं जा सकते थे, महरम वाला जो एक विषय था उस पे काम करा है। और बहुत सारे काम ऐसे करे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, जिन्होंने मोदी जी ने हमें अपनी ठीक है जी, तो आपने महिलाओं से बात किया और इसके अलावा प्रीति श्रीवास्तव ने जो बात की, इस पर मैं सीधा कादरी साहब आपके पास ही आ रहा हूं। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा क्या? क्योंकि आपने जो सवाल उठा दिया था कि आखिर ये महिलाएं कौन है, मुस्लिम महिलाएं, इनकी सोच, इनके विचार पर अभी आपने देखा जीत वो एक इलाके में गए, रैंडमली वहां पर महिलाओं से मुलाकात की और वो अपने विचार सामने रख रही। देखिए सर, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ट्रिपल तलाक के वक्त भी हमने ऐसे चैनल्स पर बहुत तमाशे देखे हैं और शायद आइंदा भी देखेंगे। नहीं कादरी साहब, ट्रिपल तलाक के वक्त हमने ये भी तमाशा देखा है कि मुस्लिम महिलाएं बैठकर कहती थी कि ये इस्लाम में नहीं लिखा है, ट्रिपल तलाक इस्लाम में जायज नहीं है, और तमाम धर्मगुरु और मौलाना बैठकर स्टूडियो के अंदर उसे जायज और वाजिब ठहराते थे। लेकिन आज आप उसके खिलाफ बोलते हैं। सुनिए, हमने ये तमाशा भी देखा है कुछ दिनों पहले। सुनिए समीर साहब, सुन लीजिए, आप मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। आपने बहुत सारी स्कीम्स की बात की, बहुत सारी महिलाओं ने स्कीम्स की बात की, तो ये यूपी का आपने बताया, दिल्ली का बताया, मुरादाबाद शहर का भी बताया। तो मैं आपको ये कहते हुए मैं बिल्कुल ही गुरेज नहीं करूंगा कि तेलंगाना में हमारे रेवंत भाईजान हैं। जहां यूपी में मोदी भाईजान है, तो तेलंगाना में रेवंत भाईजान है जो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं को बस फ्री कर रहे हैं और बहुत सारे लाभ है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना के जनादेश का भी स्वागत है, उसका भी उतना ही सम्मान है जितना देश के लोगों के मतों का सम्मान है जिन्होंने मोदी पर भरोसा किया। फिरोज साहब, अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट फिरोज साहब, अभी थोड़ी देर पहले हज का जिक्र हुआ, कहा गया कि भाई गरीबों के लिए जो बहुत पिछड़े हैं उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए। इस्लाम में क्या यह जायज है? अगर आपके पास हज पर जाने की हैसियत नहीं है, आप उतना खर्चा नहीं कर सकते, तो क्या हज वाजिब है? देखिए, ऐसा है, अभी हमारे भाई ने भी बताया कि हज वाजिब नहीं है किसी भी सब्सिडी से। ठीक है, पहली बात। और ये जो सब्सिडी दी जाती है, मैं समझता हूँ जो मदारिस हैं, जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं, जो बस्तियाँ हैं मुसलमानों की, वहाँ पर तालीम के ऊपर काम होना चाहिए, सब्सिडी वहाँ देनी चाहिए, हज से बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कादरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उसको मैं जोड़ूंगा। हमारी एक बहन ने भी बात कही थी, इन्होंने कहा इस ठंडे मौसम में पार्टी से जुड़े हुए लोग उसकी हिमायत करने आ गए। देखिए, हमारे जैसे लोग ना तो बीजेपी से जुड़े हैं ना किसी संगठन से, लेकिन वजीर आजम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इन द सेंस उनको पसंद करता हूँ। और हमारी ठीक है, आएंगे कादरी साहब आपके पास। तो वजीर आजम में, तो वजीर आजम को लेकर जो भोपाल में, जो भोपाल की मुसलमान है सर, आएंगे आपके पास, वो क्या बोलते हैं, उन्हें कितना विश्वास हो रहा है? शुभम सर, बताइए कि प्रधानमंत्री का ये जो कनेक्ट करने का कार्यक्रम है, शुक्रिया मोदी भाईजान, इसको लेकर वहां कितना विश्वास जताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल समीर, स्टूडियो में जो बात हो रही है कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम लोगों को, खासतौर पर मुसलमानों को मिला है नहीं मिला है। तमाम महिलाएं के पुरुष, ये भोपाल का ऐशबाग इलाका, इनसे फटाफट पूछ लेते हैं। आप बताइए, स्टूडियो में तो लोग कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, आप लोगों को लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, गल्ला भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, लाडली बहना वाले सब। आयुष्मान योजना लाभ मिल रहा है? वो मिल रही है। अच्छा, हाँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? बहुत फराह हसन। जी, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि गल्ला मिल रहा है
है, बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही है, आयुष्मान से गरीब लोगों का इलाज हो रहा है, ग्राम सड़क योजनाएं, आवास योजनाएं, यानी जो पहले गांव के लोग कच्चे घरों में रहते थे आज देखिए बना लिए उन्होंने अपने घर। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि मतलब हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं किया जा रहा, सभी को मिल रही हैं। ये पॉलिटिक्स से हटाकर अगर आप देखें कि सिर्फ एक सरकार की योजनाएं, मोदी सरकार की योजनाएं, मिल रहा है लाभ उसका? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। सरकार की योजना पूरी लाभ मिली है, हर चीज़ का कोई ये नहीं है भेदभाव, हमें नहीं मिली है, आपको नहीं मिली है। पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कभी ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं आया। जो अब ये मोदी का योजना जो आ रही हैं वो हमेशा चलेंगी, वही जीतेंगी। ठीक है, आप बताइए। जी मिल रही है लाभ, हर चीज़ का लाभ मिल रही है। आयुष्मान से इलाज हो रही है, लाडली बहना का पैसा मिल रही है, गल्ला फ्री में मिल रही है, हर चीज़। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि भोपाल वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक को लेकर बातचीत की थी, पसमानदा मुसलमानों को लेकर बातचीत की थी। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं, पहले और अब कितना अंतर, खास तौर पर योजनाओं के लाभ में? बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो मामला था, जो गरीब लोग थे वो जो योजनाएं थी उनका लाभ नहीं मिलता था। अब तो हर गरीब आदमी खुश है, कुटीरें मिल रही हैं, आपको गल्ला मिल रहा है फ्री, आयुष्मान फ्री है। सबसे अच्छी योजना कौन सी और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो है आयुष्मान कार्ड, जो कि इलाजों के लिए जो लोग, जो गरीब लोग, जिन लोगों को कोई पैसों का मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, तो लोगों की बात आपने सुनी। फैज साहब, भरोसा जीतने की ये जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, 20% हिस्सेदारी की, क्योंकि यहां पर थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, 20% हिस्सेदारी है देश की आबादी में मुसलमानों की, क्या ये भरोसा कायम हो पाएगा? और बीजेपी के कुछ नेताओं के वक्त वक्त पर दिए गए बयान जो हैं वो भी इस तरह की कोशिशों में एक रुकावट तो नहीं पैदा करते हैं? न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये बात आज सही सिद्ध होने जा रही है। और जहां तक स्टेटमेंट्स की बात है कि कुछ नेताओं के स्टेटमेंट के कारण दूरी बढ़ी, जी सभी पार्टियों के कुछ ऐसे नेता होते हैं, और AIMIM के तो सबसे बड़े नेता ने खुद इस तरह का बयान दिया है, लेकिन उनके बड़े भाई ने यह नहीं कहा कि मैं इसको पार्टी से निकाल रहा हूं। लेकिन जिस भी नेता ने बीजेपी के उल जलूल बयान दिया, मोदी जी ने उसको पार्टी से निकाल दिया, उसे बंद कर दिया। अभी पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में एक मिनट रोकता हूं। क्यों? अभी नई पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में आप ही के एक संसद ने एक चुने हुए सांसद को आतंकवादी का, विभाजन कर दिया और न जाने किस क्या मैं लफ्ज नहीं ला सकता, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता होंगे इंशाल्लाह। टुकड़े होने का आपने साबित किया आपने, साबित किया आपने कि किसने ये बात कही। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर फैज साहब मुमताज, उनको राजस्थान में इंचार्ज बना दिया। फैज साहब, मुमताज आलम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि जो ऐसे बयान देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो कह रहे हैं रमेश विदुड़ी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने तो बहुत गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। इसका जवाब दीजिए। साथ ही इसका जवाब दीजिए कि वक्त वक्त पर यह भी कहा जाता है पार्टी के कई नेताओं की तरफ से कि भाई हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसका भी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्थान इस्लाम में अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा है। नुपुर शर्मा को मोदी जी ने हटा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को आज तक पार्टी से नहीं हटाया गया।